ओके बच्चे, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रिंसिपल डिस्कस किए थे। आज फर्दर आगे उसे डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल्स में हमने जो डिस्कस किए थे, एक तो हमने सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। हमने बताया था कि प्रिंसिपल को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक को हम कॉन्सेप्ट्स कहते हैं, दूसरे को कन्वेंशंस कहते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम कन्वेंशन डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, बेसिकली ये कंडीशंस होती हैं जो कोई भी शख्स अकाउंटिंग कर रहा हो उसको वो फुलफिल करना ज़रूरी होती हैं। कन्वेंशंस क्या होती है, मैंने आपको कहा था ये बेसिक रूल्स होते हैं, ये अकाउंटेंट्स के लिए होते हैं कि जब वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को शो करता है बुक्स में, अकाउंट्स की बुक में, तो वो क्या ट्रेडिशंस है जो एक अकाउंटेंट को फॉलो करनी पड़ती हैं। सबसे पहली जो कन्वेंशन आती है वो आती है हमारे पास कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म की कन्वेंशंस क्या कहती है, देखो नॉर्मली हम क्या होता है अपना प्रॉफिट या लॉस को समटाइम एंटिसिपेट कर रहे होते हैं। एंटिसिपेट करने का क्या पर्पस होता है कि फ्यूचर में जो लॉस या प्रॉफिट हमें आना होता है उसको हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। अकाउंटेंट भी ऑब्वियसली ये भी देख रहा होता है ना कि अभी जब वो स्टेटमेंट बना रहा होगा तो उसे लग रहा होगा कि जो पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन हमने की है, ये जो पार्टिकल कंपनी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, वो हो सकता है कि हमारा फुलफिल ना हो, उससे हमें लॉस हो जाए। या सपोज अगर बिजनेस ने किसी को उधार सेल की है, हमने कहा क्रेडिट सेल की हुई है, सपोज हमारा कस्टमर ए था, उसको हमने 10,000 की क्रेडिट सेल कर दी। हमने कहा चलो ठीक है, आप हमें अगले माह पैसे दे दो। अब अकाउंटेंट स्टेटमेंट बना रहा है, हो सकता है उसके माइंड में हो कि जिसको हमने उधार सेल किया मिस्टर ए ही हमें पैसे वापस ना करे। हो सकता है ना वो पैसे वापस ना करे, पैसे लेके भाग जाए, या उसका सपोज बिजनेस ही अच्छा नहीं जा रहा, उसका बिजनेस बंद हो जाए या फ्लॉप हो जाए, सारा काम खत्म हो जाए उसका। तो ये एक एक्सपेक्टेड लॉस है, अभी एक्चुअल में लॉस हुआ नहीं है, लेकिन अकाउंटेंट को ये लग रहा है कि फ्यूचर में ये लॉस हो सकता है। तो ये कन्वेंशन ये कहती है कि जो भी एक्सपेक्टेड लॉस होंगे या पॉसिबल लॉस होंगे उनको आप आज ही रिकॉर्ड करोगे। ये नहीं कि जब लॉस होगा तब उसको रिकॉर्ड करोगे। जो भी किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट जो भी एक्सपेक्टेड लॉस होगा उसको पहले एंटिसिपेट किया जाएगा, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। अब रिकॉर्ड कैसे करते हैं एक्सपेक्टेड लॉस को, इसके लिए क्या करते हैं कि जिस साल हमने वो ट्रांजैक्शन की होती है और हमें लग रहा होता है कि अगले साल ये लॉस हो जाएगा, तो उस साल के प्रॉफिट में से थोड़ा पैसे निकाल के साइड पे रख लेते हैं कि अगर लॉस हो गया तो इन पैसों से उस लॉस को पूरा किया जाएगा। वो जो अमाउंट प्रॉफिट में से निकाल के हम सेपरेट रख लेते हैं उसे हम रिजर्व्स का नाम देते हैं। डिफरेंट टाइप्स के लिए हो सकते हैं, डिफरेंट ट्रांजेक्शन के लिए हो सकते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया कि हमने किसी से लोन लेना था तो उसने हमें नहीं दिया, तो इसके लिए जो रिजर्व क्रिएट करेंगे उसे हम डाउटफुल रिजर्व करेंगे। हमने डेट की मैंने आपको बताया था 3 तरह का होता है, एक को गुड डेट कहते हैं, एक को बैड डेट कहते हैं, एक को डाउटफुल डेट कहते हैं। गुड डेट क्या होता है कि हमें पता है कि जिस शख्स को हमने कर्जा दिया है या उधार चीजें दी हैं ये हमें पैसे वापस कर देगा, हम उसके बारे में श्योर होते हैं, वो गुड डेट होता है। डाउटफुल डेट क्या, हमें डाउट है कि हमें पैसे नहीं देगा, हम प्रॉपर श्योर भी नहीं है और हमें डाउट में रहते हैं कि हमें हो सकता है कि ये लेके भाग जाए, तो उसे डाउटफुल डेट कहते हैं। देन थर्ड हमारे पास आता है बैड डेट। बैड डेट वो कर्जा होता है जो हमें यकीन हो गया कि अब हमें नहीं मिलना, वो बैड डेट होता है। और इसके अगेंस्ट फिर लेकिन अब जो पैसे निकालने हैं, देखो बैड डेट तो वो मिलना ही नहीं, हमें पता लग गया मैं मिला ही नहीं, मेरे जो जिससे पैसे लेने तो उसने दिया ही नहीं है। अब इसके अगेंस्ट भी क्या करते हैं, रिजर्व क्रिएट कर लिया जाता है, अपने प्रॉफिट में से थोड़े पैसे निकाल के साइड पे रख लेते हैं ताकि फ्यूचर में जब ये लॉस हो तो हम इसको इससे बियर कर सके। अच्छा सर, अब ये क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या क्या सिर्फ लॉस को एंटिसिपेट करेंगे, प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं करेंगे? हो सकता है कि हमें फ्यूचर में प्रॉफिट एक्सपेक्टेड हो, हमने कोई ट्रांजेक्शन आज की हो और हमें पता है फ्यूचर में इसका प्रॉफिट होना है। सपोज हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मिस्टर ए से कि हम आपको चीजें बेचेंगे 10,000 की, 10,000 की कॉस्ट हम आपको 15,000 में बेचेंगे। हमने उसको बेच दी, अभी प्रॉफिट हमने कहा 1 माह बाद और मिलनी है, अमाउंट मिलनी है, फिर 5,000 हमारा प्रॉफिट होगा। अब ये फ्यूचर प्रॉफिट है, क्या इसको आज रिकॉर्ड कर लें? जैसे हमने लॉस को, जो हमारा एक्सपेक्टेड लॉस था उसको रिकॉर्ड कर लिया था। ये कन्वेंशन कहती है कि नहीं, आपने सिर्फ एक्सपेक्टेड लॉस को रिकॉर्ड करना है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना है। यानी फ्यूचर में जो आपको लगता है कि आपको लॉस हो सकता है उसको रिकॉर्ड कर लो, जो फ्यूचर में प्रॉफिट है उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये कन्वेंशन ये कहती है। इसमें किसी को कोई मसला बचा, किसी को प्रॉब्लम है इसमें? कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन में किसी को कोई प्रॉब्लम?
नो मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी कन्वेंशन आती है उसे कहते हैं फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट किन के लिए बनाते हैं? ऑब्वियसली क्रेडिटर्स के लिए बनाते हैं, इन्वेस्टर्स के लिए बनाते हैं, ओनर्स के लिए बना रहे होते हैं, गवर्नमेंट के लिए सम टाइम बना रहे होते हैं कि गवर्नमेंट भी इनको यूज करती है, यानी इनको यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। जब हमने स्टार्टिंग में किया था मैंने आपको कहा था कि मैनेजमेंट सेपरेट होती है, ओनर सेपरेट होते हैं। ओनर बिजनेस की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते। बिजनेस कौन चला रहे होते हैं? मैनेजर चला रहे होते हैं, मैनेजर उनको देख रहे होते हैं। तो फिर ओनर्स को कैसे पता चलेगा कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं? हमने कहा इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती हैं, जर्नल बनाते हैं हम लोग, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जिनके थ्रू उन स्टेटमेंट को बाद में पब्लिश भी किया जाता है। तो हमने कहा उनके थ्रू जो यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वो देख लेते हैं कि काम कैसा हो रही है, बिजनेस कैसा चल रहा है। अब ये कन्वेंशन क्या कहती है कि जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनको कंपनी के बारे में तमाम जो ज़रूरी और रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो बताई जाए, और वो फैक्ट भी हो, जो भी रिक्वायर्ड फैक्ट है वो उनको बताए जाए, जो यूजर्स हैं जो उनको यूज कर रहे हैं कंपनी के बारे में। चाहे आप उनको कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उनकी मेन बॉडी में लिख दो, चाहे उनको नोट्स बना के नीचे लिख दो, लेकिन वो जो जितनी भी तमाम इंफॉर्मेशन होंगी जो यूजफुल भी होती हैं वो तमाम उनको बताई जाएंगी, और वो स्टेटमेंट में प्रॉपर उनको इंटरप्रेट भी किया जाएगा। अच्छा, अब एक चीज ये होती है कि देखो जो स्टेटमेंट बनाने की डेट डिफरेंट होती है, जिसे हम बैलेंस शीट डेट कहते हैं, और मैंने भी आपको बताया कि स्टेटमेंट को पब्लिश भी किया जाता है, तो उनकी पब्लिश डेट डिफरेंट होती है, ये इशू डेट डिफरेंट होती है। हो सकता है कि जब हमने बैलेंस शीट बना ली, हमने अपनी स्टेटमेंट बना ली, लेकिन हमें पब्लिश नहीं की, कोई इवेंट हो गया, सपोज कंपनी की फैक्ट्री के किसी यूनिट में आग लग गई। अभी इंपॉर्टेंट इवेंट था ना कि अब यूजर्स को इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन हमने कहा हम तो कंपनी तो बैलेंस शीट बना चुकी है, अब आप क्या करोगे, इस इंफॉर्मेशन को भी डिस्क्लोज करोगे, नोट्स में दे दोगे, ताकि जो यूजर्स हैं उनको इसके बारे में पता चल सके कि ये एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुआ है कंपनी में, और उन्होंने जो भी डिसीजन लेना है इसके अकॉर्डिंगली वो इसे ले सकते हैं। चाहे उन्होंने कंपनी में अपने इन्वेस्टमेंट को वापस लेना है, क्रेडिटर्स ने भी अगर पैसे निकालने हैं तो वो उन पर डिपेंड करता है, लेकिन कंपनी की रिक्वायर्ड जितनी भी रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी उनको फुली डिस्क्लोज किया जाएगा यूजर्स को। और कैसे डिस्क्लोज करेंगे, हमने कहा वो उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताया जाएगा। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉर्मली और भी बहुत सी चीज़ें बताई जाती हैं। एक तो हमने कहा जितने भी जो रिलेटेड इंसिडेंट होंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो बताई जाएंगी। दूसरा हमने कहा हो सकता है कि कुछ फिर हमने कहा कंपनी के बारे में, अगर कंपनी के ऊपर किसी ने कोई केस कर दिया या कंपनी ने किसी के अगेंस्ट कोई केस कर दिया तो वो उसके बारे में बताया जाएगा। और एक और टर्म यूज करते हैं कॉन्टीजेंट, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी जब हम फर्दर आगे लेक्चर में लाइबिलिटी की टाइप पढ़ेंगे तो उसी में उसमें भी आएगा। अभी मैं आपको ये बता दूं कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी क्या है, कि वो अभी बिजनेस की लाइबिलिटी नहीं होती है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि लाइबिलिटी बन जाए, उसे हम कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी कहते हैं, कि अभी तो हमारी लाइबिलिटी नहीं है, हो सकता है कि बन जाए। सपोज कंपनी के अगेंस्ट किसने केस किया हुआ था, इसने कहा कि कंपनी की जो मैंने प्रोडक्ट यूज किया मुझे इसे इससे अफेक्ट, इसने मुझे बैडली अफेक्ट किया है, तो मुझे इसके अगेंस्ट डैमेजेस पे किए जाए। अब कंपनी केस ला रही है कोर्ट में, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। अगर जो डिसीजन है वो कंपनी के फेवर में हो जाए तो फिर तो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन हमने कहा अगर डिसीजन कस्टमर की फेवर में हो जाए तो कंपनी को पैसे पे करने पड़ेंगे। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है कि हो सकता है कि लाइबिलिटी बन जाए और हो सकता है लाइबिलिटी ना बने, तो इनको भी डिस्क्लोज किया जाता है। किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन में? मैम जरा ये रिपीट कर दें दोबारा। फुल डिस्क्लोजर वाला जी। ठीक है बच्चे, कि जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगी आप अपने यूजर्स को बताओगे। यूजर्स हमने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर कौन होते हैं, उसके ओनर हो सकते हैं, इन्वेस्टर जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, क्रेडिटर जिन्होंने लोन दिया हुआ है, इसके अलावा गवर्नमेंट भी समटाइम हो सकती है। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू ही पता चलता है कि कंपनी ऐसा काम कर रही है, कंपनी में क्या हो रहा है। तो जितनी भी रिक्वायर्ड या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो अपनी स्टेटमेंट में आप डिस्क्लोज करोगे, आप बताओगे कंपनी की कॉस्ट कितनी है, प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, कंपनी क्या क्या प्रोजेक्ट कर रही है, वो सारा बताया जाता है। फिर मैंने आपको ये बताया कि कंपनी की जब जो स्टेटमेंट बनाने की डेट, स्टेटमेंट जो बनाते हैं कंपनी, वो ओनर्स वो पब्लिश की जाती है और पब्लिश स्टेटमेंट ओनर उठाते हैं। अब अपन आपने स्टेटमेंट बना ली, अभी पब्लिश नहीं की, उसके बाद कोई इंसिडेंट हो गया, सपोज मैंने कहा कि फैक्ट्री में आग लग गई है, ठीक है। अब स्टेटमेंट तो हम बना चुके हुए हैं, अब क्या ये भी इंफॉर्मेशन बताना जरूरी है
ओनर्स को या क्रेडिटर्स को बताना जरूरी है। हमने कहा ऑब्वियसली ये भी बताना जरूरी है, क्योंकि अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश नहीं हुई, पब्लिश होने के बाद इंसिडेंट होता फिर और बात थी। तो अब आप नोट्स की शक्ल में इसे अपने स्टेटमेंट में इसको लिखोगे। फिर दूसरी बात ये है कि स्टेटमेंट में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या डिसीजन तो बताए जाते हैं, इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, यानी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज के बारे में बताया जाता है। अब कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? हमने कहा ये वो लाइबिलिटीज होती हैं जो फिलहाल बिजनेस की लाइबिलिटी नहीं होती। लाइबिलिटी क्या कहा था हमने? कहा जो पैसे कंपनी ने या बिजनेस ने पे करने होते हैं, अभी करंट बेसिस पे वो हमारी लाइबिलिटी नहीं होती, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में हमारी लाइबिलिटी बन जाए, तो उसे हम कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि कंपनी के अगेंस्ट किसी कस्टमर ने केस किया हुआ था और कंपनी ने उसके डैमेजेस, अभी डिसीजन नहीं हुआ केस का, उसने कहा कि कंपनी की प्रोडक्ट यूज की थी, मुझे इससे बैडली इफेक्ट हुआ है, तो मुझे इसके अगेंस्ट डैमेजेस पे किए जाए। कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया। अगर कोर्ट ये डिसीजन दे दे कि जी नहीं, कंपनी की प्रोडक्ट यूज करने से आपको नहीं हुआ था, आपको वैसे एलर्जी थी, आपको ये यूज नहीं करना चाहिए था, तो कंपनी को कोई डैमेजेस पे नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन अगर कोर्ट कह दे कि नहीं, कंपनी के प्रोडक्ट यूज करने से हुआ है, अब कंपनी को ऑब्वियसली उसको पैसे पे करने पड़ेंगे। तो ये वो लाइबिलिटी जो डिपेंड कर रही है किसी पार्टिकुलर सिचुएशन पे या इवेंट पे, कि अगर वो इवेंट होगा तो लाइबिलिटी बनेगी, नहीं होगा तो नहीं बनेगी। अब ये कोर्ट के डिसीजन पर डिपेंड कर रही है ना लाइबिलिटी। अगर कोर्ट ने कंपनी की फेवर में डिसीजन दे दिया तो पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे, लेकिन अगर कंपनी की फेवर में डिसीजन नहीं दिया तो पैसे पे करने पड़ेंगे, तो इसे कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी कहते हैं। तो ये भी लाइबिलिटीज कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी हो गया, या कंपनी ने किसी के अगेंस्ट केस फाइल किया हुआ है तो उसके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन कंपनी की स्टेटमेंट में बताई जाती है। कोई इशू इसमें? डिस्क्लोजर का क्या मतलब होता है? डिस्क्लोज करना, बताना। तो फुल डिस्क्लोजर, जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है सबको डिस्क्लोज किया जाएगा। कोई इशू इसमें बच्चे किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है फुल डिस्क्लोजर में? नेक्स्ट हमारे पास आता है कंसिस्टेंसी कन्वेंशन। ये कन्वेंशन क्या कहती है कि जब कंपनी कोई भी आइटम या प्रोडक्ट या पार्टिकुलर आइटम हो गया, कोई इवेंट हो गया, उसको रिकॉर्ड करने का जो मेथड अडॉप्ट करती है, हर साल सेम मेथड अडॉप्ट किया जाएगा उस पार्टिकुलर इवेंट के लिए या पार्टिकुलर आइटम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कहा कि कंपनी जब अपनी कोई नया एसेट परचेज करती है, उसे कॉस्ट पे रिकॉर्ड करती है, तो हर साल जब भी नया एसेट, जैसे लैंड अगर परचेज की है, उसे कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया, अगले साल फिर लैंड परचेज किया, फिर आप उसे कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करोगे, आप उसे मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करोगे। कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था ना, जब भी कोई एसेट परचेज किया जाता है तो जिस कीमत पे उसे खरीदा है उसी पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये भी कन्वेंशन यही कहती है कि जिस जो आइटम खरीदा है, जो मेथड अडॉप्ट किया उसको रिकॉर्ड करने का, हर साल सेम मेथड अडॉप्ट आप करोगे उसको रिकॉर्ड करने का, यानी पैसेज ऑफ टाइम आपका मेथड सेम रहेगा, अनटिल अनलेस के आपके पास कोई लॉजिकल रीजन हो उस मेथड को चेंज करने की, तो फिर आप उस मेथड को चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज जो सेम मेथड है वो यूज करोगे। अब क्वेश्चन ये होता है कि सेम मेथड ही क्यों यूज करने हैं, हम कोई हर साल नया मेथड क्यों अडॉप्ट नहीं कर सकते, मेथड चेंज क्यों नहीं कर सकते? इसकी रीजन ये होती है कि देखो, हर साल आपने कैसे पता चलेगा कि जो पिछले साल प्रॉफिट कमाया था वो ज्यादा है, जो इस साल प्रॉफिट कमाया है या वो ज्यादा है? इसके लिए ऑब्वियसली आप कंपेयर करते हो ना, पिछले साल के स्टेटमेंट्स उठाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें जो प्रॉफिट आ रहा था, जो इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट शो हो रहा है, दोनों को कंपेयर करेंगे और उसी की बेसिस पे पता चलेगा ना प्रॉफिट इस साल ज्यादा है या पिछले साल ज्यादा है। तो सेम यही होता है कि बिजनेस में जब डिफरेंट चीजों को कंपेयर करना होता है, अगर मेथड डिफरेंट होंगे तो कंपैरिजन में मुश्किल आएगी, इसीलिए सेम मेथड को फॉलो किया जाता है। इसी में किसी को प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी में? किसी को कोई इशू नहीं है? फिर हमारे पास आता है चौथा कन्वेंशन, मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब होता है इंपॉर्टेंट थिंग, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो गया, कोई इंपॉर्टेंट आइटम हो गया। ये कन्वेंशन क्या कहते हैं कि कोई भी मटेरियल आइटम या इवेंट, यानी जो इंपॉर्टेंट हो, इंपॉर्टेंट किस टर्म में हो, हमने कहा जो यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनके डिसीजन को अफेक्ट कर सके, उसको आपने लाजमी शो करना है, वो शो होंगी। इमटेरियल को आप इग्नोर कर सकते हो, यानी जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे डायरेक्टर्स, सॉरी क्रेडिटर्स हो गया, इन्वेस्टर्स हो गया, और इनकी अगर डिसीजन को कोई चीज़ अफेक्ट नहीं कर रही तो वो इमटेरियल है।
कोई नॉलेज जो इनके डिसीजन को अफेक्ट करेगी वो इमटेरियल है, वो चाहे आप ना रिकॉर्ड करो। लेकिन जो मटेरियल आइटम है, अब हम मटेरियलिटी कैसे डिसाइड करते हैं, हम कहते हैं कि ये वो आइटम है जो अगर यूजर्स को पता होगी, यानी क्रेडिटर्स को पता होगी या इन्वेस्टर्स को पता होगी, तो वो अपना डिसीजन चेंज कर लेंगे, तो वो मटेरियल आइटम होते हैं, तो उनको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लाजमी शो करते हो। अकाउंटेंट ने ये इंश्योर करना होता है कि जितनी भी मटेरियल आइटम थी वो तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो चुकी हुई हैं और ये उनके डिसीजन को फैक्टर कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप स्टेटमेंट बना रहे थे, जैसे आगे हमने पीछे बात की कि कंपनी की आपने स्टेटमेंट बन गई और कंपनी की फैक्ट्री में आग लग गई, फैक्ट्री में आग लग गई, यूनिट जल गया। अब ये इन्फॉर्मेशन थी जो शो होनी चाहिए थी, अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन शो नहीं की, ये एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन की बेस पे हो सकता है इन्वेस्टर अपने पैसे निकाल लेते या क्रेडिटर आपसे अपना लोन वापस मांग लेते। लेकिन जब आपने ये इन्फॉर्मेशन शो ही नहीं की, इसका मतलब है ये तो मटेरियल थी, तो आपने वायलेशन की है मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट की। एक तो आपने फुल डिस्क्लोजर के भी की और दूसरा मटेरियलिटी के इम्पोर्टेंट इवेंट था, इम्पोर्टेंट आइटम था, आपने उसे शो नहीं कराया, तो ये अगेंस्ट है, वायलेशन है। अच्छा, सम टाइम ये देखें, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती हैं तो उसको बनाने में पैसे आते हैं, कॉस्ट आती है, तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी हेल्प आउट करता है। ये कहते हैं कि जो जो इंपॉर्टेंट आइटम है आप उनको रिकॉर्ड कर लो, और जो इमटेरियल है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, उन्हें आप अगर इग्नोर भी कर दोगे या एक हेड में भी रिकॉर्ड कर दोगे तो काम चल जाएगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट आइटम होंगे उनको आप प्रॉपरली रिकॉर्ड करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इसमें किसी को कोई इशू कन्वेंशन में, मटेरियलिटी में, कन्वेंशन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? कभी कोई इशू नहीं है बच्चे मटेरियलिटी में? इन चारों कन्वेंशन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैम थर्ड वाला बता दें जरा। थर्ड वाला कौन सा वाला मैंने डिस्कस किया, जल्दी से बताएं। होप सो आप जाग रहे हैं सब। कंसिस्टेंसी डिस्कस किया था बच्चे मैंने। कंसिस्टेंसी क्या कहता है कि अगर कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी ने किसी चीज या इवेंट को रिकॉर्ड करने का जो मेथड अडॉप्ट एक साल किया है, अगले साल भी वही अडॉप्ट करेगी। जैसे पहले मैंने आपको कहा कि अगर हमने लैंड खरीदी है, उसे कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया है, तो अगले साल जमीन खरीदेंगे तो वो फिर भी कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगी। अब ये नहीं कहेंगे कि जी अगले साल मैं मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लूँ, ठीक है? यानी जो मेथड किसी आइटम को रिकॉर्ड करने का एक साल अडॉप्ट किया, अगले साल भी सेम मेथड अडॉप्ट करो। कंसिस्टेंट होना, इसी को कहते हैं ना कि हर साल सेम चीज रिपीट करना। अच्छा, आप इस मेथड को कब चेंज कर सकते हैं? जब आपके पास लॉजिक रीजन हो कि मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, तब आप इसको चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज जो एक आइटम रिकॉर्ड किया है या एक एसेट रिकॉर्ड किया है, हर साल अगर सेम नेचर का एसेट होगा तो सेम वे में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ये कंसिस्टेंसी होता है। कोई इश्यू इसमें? किसी को प्रॉब्लम नहीं है? मैम ये दोबारा रिपीट कर दें। कंसिस्टेंसी दोबारा रिपीट कर दें। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि देखो, सपोज आपने लैंड खरीदी है, अब अपनी बुक्स में इसको रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना? ऑब्वियसली रिकॉर्ड करना है। तो किस चीज पे रिकॉर्ड करोगे? हमने कॉस्ट कॉन्सेप्ट में बात की थी ना कि आप इसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे, तो कॉस्ट जितनी कीमत पे खरीदी उस पर रिकॉर्ड कर लिया। अगले साल आपने फिर जमीन खरीदी, पिछले साल हमने क्या फॉलो किया था कॉन्सेप्ट कि हमने इसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, अगले साल भी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करोगे, आप उसे फिर कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे, उसकी जो कॉस्ट आएगी उस पार्टिकुलर जमीन को खरीदने की। आप ये नहीं कहोगे कि मैं इसे मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर देता हूँ, क्योंकि पिछले साल हमने कॉस्ट पे रिकॉर्ड की थी, तो इस साल भी कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड की जाएगी। यानी अगर जमीन को रिकॉर्ड करने के लिए आपने कॉस्ट मेथड एक साल अडॉप्ट किया था, तो अगले साल भी कॉस्ट मेथड ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये कंसिस्टेंसी है कि हर साल अगर कोई आइटम, एक आइटम जैसे लैंड की बात कर रहे हैं, कि उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो एक तरीका अपनाया है, हर साल वही तरीका अपनाया जाएगा। कोई इशू इसमें? ओके, थैंक यू। ओके मैम। मटीरियलिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम। ये हमारी कन्वेंशंस कंप्लीट हो गई हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपना ट्रांजैक्शंस पे। अगर बात, हमने ट्रांजैक्शन की बात पहले की हुई है, किसी को याद हो ट्रांजैक्शंस क्या थी? किसी को याद नहीं है? जब हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन की थी, हमने उसमें बात की थी ना कि अकाउंटिंग
is an art of recording, classifying and summarizing and interpreting the result thereof इन इवेंट एंड ट्रांजैक्शंस। वहां पे हमने बात की थी कि अकाउंटिंग में इवेंट और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। अब अकाउंटिंग में जो मेन फंक्शन होता है उसका रिकॉर्डिंग का होता है। रिकॉर्ड किस चीज को कर रहे होते हैं हम? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। यानी किसी भी अकाउंटिंग की जो मेन फाउंडेशन कह लो या मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो ट्रांजैक्शंस होती हैं। विदाउट ट्रांजैक्शन कोई भी अकाउंटिंग नहीं होती। कि ट्रांजैक्शन ही नहीं होंगे तो आप रिकॉर्ड किसे करोगे? अगर कोई चीज रिकॉर्ड नहीं होगी तो क्लासीफाई भी नहीं हो पाएगी ऑब्वियसली। तो ये मेन थिंग होती है किसी भी चीज की। मैंने आपको बताया था कि इवेंट और ट्रांजैक्शन में मैंने डिफरेंस किया था। इवेंट क्या होता है? मैंने कहा कोई भी चीज जो आपकी जिंदगी में होती है वो इवेंट है। एनीथिंग हैपन वो इवेंट होता है। जैसे आपने कोई मैरिज अटेंड कर लिया, आप किसी शादी पे गए, वो एक इवेंट है। आपने एग्जाम्स दे दिया, ये एक इवेंट था। आपने एडमिशन ले लिया कहीं पे, ये एक इवेंट है। यानी जो भी काम आप परफॉर्म करते हो वो इवेंट होता है। वो पर्सनल इवेंट भी हो सकता है, वो सोशल इवेंट भी हो सकता है। तो हमने कहा ये सारे क्या होते हैं? इवेंट होते हैं। इवेंट को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ये हम वैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। एक को मॉनेटरी इवेंट कहते हैं, हमने कहा मॉनेटरी इवेंट, और दूसरे को नॉन मॉनेटरी इवेंट। मॉनेटरी इवेंट क्या होते हैं? हमने कहा जो मनी से रिलेटेड होते हैं। जब ऐसे इवेंट अक्कर होते हैं तो ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन चेंज करने से क्या पर्पज है? हमने कहा ये आपके पास पैसे आएंगे, ये पैसे चले जाएंगे, आपका स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस चेंज हो जाएगा। तो उन्हें मॉनेटरी इवेंट्स कहते हैं। जैसे आप सपोज हमने कहा आपने शॉपिंग की 10,000 की, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गई, आपके पास 10,000 के पैसे चले गए। तो हमने कहा ये क्या था? एक मॉनेटरी इवेंट था। नॉन मॉनेटरी इवेंट क्या होता है? हमने कहा ये मनी से रिलेटेड नहीं होते हैं। अगर ये हो भी जाए तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको लेक्चर, आप लेक्चर कहीं जाते हो, कॉलेज में लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, मीटिंग में सपोज आप मीटिंग में गए थे, लेक्चर डिलीवर किया, कोई मैरिज सेरेमनी अटेंड कर रहा है, कोई गेम इन कर, मोबाइल पे गेम खेल रहे थे। मैम मैरिज सेरेमनी में लेक्चर नहीं दिया ना। आपने कोई गेम विन कर ली तो ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज नहीं करते, वो नॉन मॉनेटरी इवेंट होते हैं। अकाउंटिंग में हम वो इवेंट रिकॉर्ड करते हैं जो मॉनेटरी इवेंट होते हैं, यानी जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देते हैं, उन्हें मॉनेटरी इवेंट कहते हैं और उन्हें हम बिजनेस ट्रांजैक्शन का नाम देते हैं। ट्रांजैक्शंस को अगर हम डिफाइन करें तो हमने कहा एन इवेंट विच मैयर, जिसको आप मनी की टर्म में पहली बात मैयर कर सके। दूसरी कंडीशन क्या होता है? जिन्हें जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर सके, उन्हें हम ट्रांजैक्शंस का नाम देते हैं। यानी किसी भी इवेंट का ट्रांजैक्शन बनने के लिए दो चीजें होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर दे, और दूसरी बात ये कि उन्हें मनी की टर्म में भी रिकॉर्ड किया जा सके। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम बचे? किसी को कोई इशू नहीं है? मैम ये ट्रांसैक्शन का दोबारा बता दें। ट्रांजैक्शंस इवेंट की समझ आ गई? जी मैम। जो ट्रांजैक्शन होती है ना वो मॉनेटरी इवेंट होता है। जैसे मॉनेटरी इवेंट की अभी बात की हमने, कहा जो मनी से रिलेटेड हो और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर दे, वो मॉनेटरी इवेंट होते हैं। तो हमने कहा मॉनेटरी इवेंट को ही हम ट्रांजैक्शन कह रहे होते हैं। यानी वो इवेंट जो आपकी, जिनको मनी के टर्म में मैयर किया जा सके और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर दे, उन्हें हम मॉनेटरी इवेंट कहते हैं। और उनका दूसरा नाम क्या है? ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन भी उन्हीं को कहते हैं। दोज इवेंट विच चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन, और दूसरा हम उन्हें मनी के टर्म में रिकॉर्ड कर सके, उन्हें हम मॉनेटरी इवेंट भी कहते हैं, या उसे दूसरा नाम क्या देते हैं? उसे ही ट्रांजैक्शंस का नाम देते हैं। यानी एट अ टाइम दोनों चीजें फुलफिल होना जरूरी है। एक तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी चेंज करें, दूसरे से मनी के टर्म में मैयर भी किया जा सके, तो फिर हम उसे इवेंट का नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा था कि आपने प्राइस लिस्ट, आपने ऑर्डर दिया, आपने कोई चीज खरीदनी थी, आपने आज मिस्टर अली या सपोज आपने अली को कहा कि मैंने शूज खरीदने तुम्हारे पास से 10,000 शूज का आपने से ऑर्डर दे दिया, जिनकी प्राइस हमने कहा सपोज 15,000 बनती थी। तो अब ये एक इवेंट है, ये इवेंट हुआ। अब हमें ये देखना है कि आइदर ये ट्रांजैक्शन भी है कि नहीं है। तो हम पहले देखेंगे ये दोनों कंडीशन फुलफिल करती है कि नहीं करती।
आइदर कि ये मनी के टर्म इसको मुहैया किया जा सकता है, और दूसरा क्या मेरी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करती है कि नहीं करती। हमने कहा इसको मनी के टर्म में तो मुहैया किया जा सकता है, क्योंकि आपने 10,000 पेयर का ऑर्डर दिया जिनकी प्राइस 15,000 थी, एक कंडीशन फुलफिल हो गई। क्या इसने आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज किया? दूसरी कंडीशन, क्या ऑर्डर देने से सिर्फ आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गई है? ऑर्डर देने से तो नहीं होगी ना, जब एक्चुअल में आप उसे पैसे डिलीवर करोगे तभी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी। तो ये क्या है, ये एक इवेंट तो है लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है दूसरे को फुलफिल नहीं कर रहा। किसी भी इवेंट का ट्रांजैक्शन। वकार अपना माइक ऑफ करो। इमरान मैम इसका माइक ऑफ करवा दें। वो है ना, पापा ने 10,000 दिया तो 2,000 और चाहिए बैंक में जमा करवाना। हाँ तो मैंने जमा करवाने जाना था, तो पापा से कहो जरा। पापा पिछले महीने वाला का यार तारे के 2,000 नहीं हुए। किसका माइक ऑन है? ये वकार स्टूडेंट जो है ना, ये अपना कैमरा ऑफ करे। वकार आपका कैमरा ऑन है, ऑफ करें इसे। अच्छा बच्चे, और इवेंट और ट्रांजैक्शन में किसी को कोई इशू, यानी इवेंट बनने के लिए वकार आपका कैमरा कोई इश्यू नहीं है। इवेंट और ट्रांजैक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ। वकार आप अपना कैमरा क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? वकार कैमरा बंद करें अपना बच्चे प्लीज। ना मैम मैम, कोई वो इश्यू नहीं है, सब समझ आ गई है। मैम वो लगता है कि वो मोबाइल छोड़ के तो कहीं चला गया है। मैंने उसको मैसेज भी किया है इनबॉक्स में, चले हम रिप्लाई नहीं कर रहा उसको। मैम बंद, आप जो ना मैडम उसको जो माइक बच्चा ऑफ इस कर तरह दें। की हरकतें कर रहे हैं ना, उसको आउट कर दें मीटिंग में से। ओके मैम, शायद बंद हो गया अब इसका। अच्छा बच्चे, मॉनेटरी इवेंट और ट्रांजैक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम, यानी मॉनेटरी इवेंट का ही दूसरा नाम ट्रांजैक्शन है। कोई इशू किसी बच्चे को इसमें? ना मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब समझ आ गया। ओके बच्चे, अब आगे इसको हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक प्रैक्टिस करते हैं। इवेंट की जब हम बात करते हैं, हमने कहा किसी भी इवेंट का ट्रांजैक्शन बनने के लिए, कोई भी इवेंट हम कब कहेंगे कि वो ट्रांजैक्शन है, ये डिफरेंट फीचर्स हैं, ये क्वालिटीज हैं जो उसमें होनी चाहिए। सबसे पहली बात हमने कहा वो इवेंट दो पार्टीज के दरमियान होगा, हम कहेंगे कि ये ट्रांजैक्शंस है। कोई भी ट्रांजैक्शन विदाउट दो पार्टीज वैसे भी पॉसिबल नहीं होती, तो हमने कहा वो क्या होगी, एक ट्रांजैक्शन होगी, यानी किसी भी इवेंट के लिए दो पार्टीज होनी लाजमी है। अच्छा, ये सारे फीचर्स एट अ टाइम उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। सपोज अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो हमने पहले बात की थी बिजनेस सेपरेट एंटिटी होता है, ओनर सेपरेट एंटिटी होता है। आज स्टार्ट करने के लिए आप पैसे लेके आओगे, आप तो ये कहोगे सपोज मैं तो सिंगल पर्सन हूँ, तो ये कैसे ट्रांजैक्शन हो सकती है। हमने पहले बात कर ली थी ओनर सेपरेट होते हैं और बिजनेस सेपरेट होते हैं, तो दो पार्टीज इन्वॉल्व हो गई। तो कोई भी ट्रांजैक्शन होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, दो पार्टीज होनी चाहिए। या सपोज आप बैंक से लोन लेते हो तो दो पार्टीज फिर भी इन्वॉल्व होगी, बैंक हो गया और ओनर या बिजनेस हो गया। दूसरी बात, उस इवेंट को हम मनी के टर्म में मुहैया कर सकें। जैसे हमने पहले बात की थी, जिस इवेंट को मनी के टर्म में मुहैया नहीं किया जा सकता उसे हम ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते। सपोज आप मोबाइल पे गेम खेल रहे थे, तो क्या इसको हमने मनी के टर्म में मुहैया कर सकते हैं, आपने कितना विन किया? ऑब्वियसली नहीं। तो हमने कहा ये एक इवेंट तो होगा लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं होगी।
फिर हम बात करते हैं कि इवेंट का, किसी भी इवेंट के लिए उसका ट्रांजैक्शन बनने के लिए जरूरी है कि कोई प्रॉपर्टी या सर्विस ट्रांसफर हो। सपोज जब हम जमीन खरीदते हैं तो आप क्या करते हो, क्या पैसे देते हो और लैंड ले लेते हो, जमीन खरीद लेते हैं, तो ट्रांसफर हुआ, आपने पैसे दिए, दूसरे ने आपको प्रॉपर्टी दे दी। तो ट्रांसफर या तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो सकता है यानी प्रोडक्ट का ट्रांसफर हो सकता है, या सर्विस ट्रांसफर की जा सकती है। जैसे आप हॉस्पिटल गए, आपने चेकअप करवाया, डॉक्टर ने आपको एग्जामिन किया और आपको मेडिसिन रिकमेंड कर दी, तो अब डॉक्टर ने आपको क्या ट्रांसफर किया, उसने आपको सर्विस ट्रांसफर की है और उसके अगेंस्ट आपने फी पे की है। फिर चौथी बात क्या आएगा, चौथा आएगा कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होनी चाहिए। ये हमने पहले भी बात की थी कि फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होना जरूरी है। हाँ बोलो। ये किसका माइक ऑन है? फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होना जरूरी है। अब हमने कहा ये दो वेज में चेंज हो सकती है फाइनेंशियल पोजीशन, एक को हम क्वांटिटेटिव चेंज कहते हैं और दूसरे को क्वालिटेटिव चेंज कहते हैं। क्वांटिटेटिव चेंज क्या होता है कि आपकी ओवरऑल वैल्यू चेंज हो जाती है, आपकी टोटल वैल्यू चेंज हो जाती है, चाहे आपकी वो एसेट्स की हो या लाइबिलिटीज की हो, टोटल वैल्यू जब टोटली चेंज होती है तो उसे हम क्वालिटेटिव चेंज कहते हैं। सपोज आपकी 50,000 की मशीन थी, वो डिस्ट्रॉय हो गई, तो हमने कहा ये क्वालिटेटिव चेंज है, आपकी एसेट 50,000 से कम हो गए हैं। क्वांटिटेटिव चेंज है। क्वालिटेटिव चेंज क्या होता है, आपके एसेट या लाइबिलिटीज की ओवरऑल वैल्यू कम नहीं होती, बस एक एसेट दूसरे एसेट में कन्वर्ट हो जाता है या एक लाइबिलिटी दूसरे लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन टोटल या ओवरऑल वैल्यू उसकी चेंज नहीं होती। तो चाहिए माइक किसका ऑन है? अरे इसकी कार तरह इधर आ गए यार पैसे कादे लेंदे पानी एक बचाने यार बनाया उन्होंने 100 ਵੱਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮੇਰਾ 2.5 ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੈਗੀ 2,20,000 ਹੋਰ ਯਾਰ मैम ये वकार का माइक ऑन है। मैं म्यूट करती हूँ, इसको मैंने आगे भी किया है। ओके बच्चे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंज में किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, क्वालिटेटिव क्या है कि हमने कहा हमारी ओवरऑल वैल्यू चेंज नहीं होती, बस एक एसेट दूसरे एसेट में कन्वर्ट हो जाता है। सपोज हमारे पास 10,000 थे, हमने उससे जाके 10,000 की फर्नीचर परचेज कर लिया। फर्नीचर भी एसेट होता है और हमने कहा हमारे पास जो प्राइस था वो भी एसेट होता है। अब एक एसेट दूसरे एसेट में कन्वर्ट हो गया, ओवरऑल हमारा एसेट चेंज, एसेट की ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज नहीं की। हमने कहा हमारे पास 10,000 के अगर एसेट थे, सपोज कैश ही सिर्फ था, तो 10,000 का हमारे पास फर्नीचर आ गया, यानी अब एक एसेट ने दूसरे एसेट की शेप ले लिया, दूसरे एसेट में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्वालिटेटिव चेंज है। जबकि क्वांटिटेटिव चेंज में ऐसा नहीं हुआ था, हमने उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं खरीदा था, हमारी मशीनरी तबाह हो गई थी तो हमें उसके अगेंस्ट तो कुछ मिला ही नहीं था, हमारा टोटली लॉस हो गया था। इसमें किसी को कोई इशू क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंज में? जी मैम प्लीज कौन सा बच्चे, क्वांटिटेटिव के क्वालिटेटिव दोनों? जी दोनों मैम। क्वांटिटेटिव क्या है कि बच्चे आपके जो एसेट्स होते हैं या सपोज लाइबिलिटीज होते हैं, अगर हमने कहा हमारे पास सपोज 1 लाख के एसेट्स थे जिनमें हमारे पास 60,000 की जमीन थी, 20,000 की मशीनरी थी और 20,000 का कैश था, ठीक है, ये हमारे पास 3 एसेट्स है। हमारी फैक्ट्री में आग लगी, हमारी 60,000 की मशीनरी जल के तबाह हो गई। टोटल एसेट कितने थे हमारे पास? 1 लाख के। अब उसमें से हमारे पास कितने रह गए हैं? 40,000 के, क्योंकि 60,000 की मशीनरी डिस्ट्रॉय हो गई, यानी हमारे एसेट की टोटल वैल्यू ही कम होगी। 1 लाख के टोटल थे, अब उसमें से 40,000 बचे हैं। ये चेंज जो आया ये क्वांटिटेटिव चेंज आया। फिर हमारे पास है क्वालिटेटिव चेंज। हमने कहा हमारे पास 60,000 की मशीनरी थी, 20,000 कैश था और 20,000 का फर्नीचर था। हमने क्या किया, हमारे पास जो कैश था उसमें से 20,000 निकाला, उसकी नई 20,000 की नई मशीनरी परचेज कर ली। अब कैश भी एक एसेट था, वो हमारे पास से चला गया, यानी कैश कम हो गया, लेकिन उसकी जगह पे एक नया एसेट और आ गया, वो भी मशीनरी थी, यानी एक 60,000 की मशीनरी होगी, फिर 20,000 की नई मशीनरी परचेज किया और 20,000 का फर्नीचर है। 1 लाख के टोटल एसेट पहले थे, चेंज के बाद भी टोटल 1 लाख के ही रहे, यानी टोटल वैल्यू कम नहीं हुई, तो ये क्वालिटेटिव चेंज है, यानी टोटल जो वैल्यू थी वो कम नहीं हुई, बस एक एसेट कन्वर्ट हो गया दूसरे में, यानी जो कैश था उससे हमने फिर मशीनरी ले ली ना, तो टोटल वैल्यू 1 लाख ही रही है, बस अंदर हमारे हेड्स चेंज हुए हैं। लेकिन क्वांटिटेटिव में ऐसा नहीं हुआ था, क्वांटिटेटिव में हमारी टोटल वैल्यू कम हो गई थी। इसमें वो टोटल वैल्यू इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। इसमें कोई इशू बच्चे? अब नो समझ आ गई। ओके, हमने आपको याद होता हमने कैश जब परचेजेस पड़ी थी, सेल्स पड़ी थी, तो हमने कहा था
ट्रांजैक्शन में वो कैश सेल पड़ा था, क्रेडिट सेल पड़ा था, परचेज में भी कैश और क्रेडिट पड़ा था, याद है? तो जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक को हम कैश ट्रांजैक्शंस कहते हैं, सॉरी 3 में करते हैं, दूसरे को हम क्रेडिट कहते हैं और तीसरे को हम पेपर ट्रांजैक्शन कहते हैं। कैश ट्रांजैक्शन क्या है कि जिसके अगेंस्ट कैश फौरी तौर पे पे कर दिया जाए, वो कैश ट्रांजैक्शन है। जैसे हमने कहा हमने 20,000 की जमीन खरीदी, उसी दिन पेमेंट कर दी, तो ये क्या है? कैश ट्रांजैक्शन है। उसी डेट में अगर पेमेंट कर दी जाए, ये सेम वैसे ही जैसे हमने सेल्स की थी, सेल भी तो एक ट्रांजैक्शन है, लेकिन वो सेल की ट्रांजैक्शन थी, वो भी कैश हो सकती है। फिर हम दूसरी जो बात करते हैं ट्रांजैक्शन की, वो है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर हमने कहा हमने कोई चीज खरीदी है, सपोज लैंड 20,000 की खरीदी है, आज पेमेंट नहीं की, हमने कहा हमारे पास तो आज पैसे नहीं है, हम आपको अगले दिन दे देंगे या एक हफ्ते बाद दे देंगे, तो वो ट्रांजैक्शन क्या होगी? वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी, यानी जिसकी पेमेंट सेम डे में ना की जाए बल्कि किसी और